साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश, उनकी बात कर लेते हैं, जिसका इब्तदाइये में ज़िक्र किया कि उनको अदालत ने इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुजरिम करार दे दिया है, सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया है। 5 जो हैं वो उनके ऊपर बताया गया है, काउंट्स लगे, जिनमें से 3 पर उनको जो है वो यानी मुर्तकिब करार देते हुए सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। 453 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी हुआ। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल था। दिलचस्प बात यह है कि शामी साहब ये इन्हीं के दौर में यानी कि बने थे ये ट्राइब्यूनल्स, और लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, ये खसूसी अदालत थी जो उन्होंने कायम की, जिसमें अवामी लीग के मुखालफिन उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलाए गए, जमात इस्लामी के और दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा जो थे उनको बड़ी तादाद में क़ैदोबंद की सोबतें उठानी पड़ी, उनको फांसियाँ दी गई। खुद जमात इस्लामी के जो अमीर थे प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म, वो 91 साल की उम्र में वो उनका इंतकाल जेल में हुआ। सही। और उनके बेटे जो थे वो ब्रिगेडियर आज़मी, वो उनको वो लापता कर दिया गया। उनको 8 साल, यानी ब्रिगेडियर, सर्विंग ब्रिगेडियर थे, और वो लापता हो गए। 8 साल बाद उनको रहाई मिली, वो बादयाब हुए जब इख्तदार ख़त्म हुआ हसीना वाजिद का। सही। तो हसीना जो थी, अब ये हमारे शेख मुजीबुर रहमान ने जब बांग्लादेश का इक़्तिदार संभाला तो पहले तो वो वज़ीर आज़म बने, बाद में फिर सदर बन गए, और फिर सदर ऐसे बने कि उन्होंने यक जमाती आमरीत कायम कर दी वहाँ। अच्छा। यानी 1 पार्टी स्टेट। ठीक है। और बड़े यानी इख्तियार संभाल लिए सारे, और उनके ख़िलाफ़ फिर बगावत हुई, और फ़ौजी अफसर जो थे उन्होंने बगावत की और उन्होंने उनको तहत कर डाला। सही। उनको, उनकी अहलिया को, उनके 3 बेटों को। ये वहाँ नहीं थी उस वक्त? ये नहीं थी। शेख हसीना और रेहाना, 2 उनकी बेटियां थीं, वो बैरून मुल्क थीं। सही। और ये उस वक्त जर्मनी में थी, वहाँ दौरे पे गई हुई थी। ठीक। और उनके जो 3 बेटे थे, फिर उनकी बहुएं थी, उनके भतीजे थे, उनकी अहलिया थी, वो सब जो थे, जो लोग भी इस घर में मौजूद थे उस वक्त, सबको उन फौजी अफसरों ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया, भून डाला गोली। और बहुत एक उनकी लाश जो है वो बेगौर कफन पड़ी रही। बहरहाल वो जो दौर ख़त्म हुआ तो ये हसीना जो थी पहले इंडिया पहुंची, और फिर इंडिया से ये बांग्लादेश वापस आई। ठीक। और वापस आने के बाद ये फिर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। सही है। और मुंतखब होने के बाद एक टर्म ने, अब ये 2 हमारी जो जनरल ज़ियाउर रहमान थे, जिन्होंने जो शेख मुजीब का तख्ता उलटने के बाद बरसरे इक़्तिदार आए थे, और शेख अब जनरल ज़ियाउर रहमान और उनकी अहलिया, उनको भी बाद में फिर कत्ल कर दिया गया, वो एक फ़ौजी बगावत के नतीजे में। तो फिर हुसैन मोहम्मद अरशाद जो थे जनरल, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो उनकी अहलिया जो थी खालदा ज़िया, अब आज भी वो BNP को, बांग्लादेश नेशनल पार्टी को लीड कर रही हैं। सही। तो उन्होंने भी अपना सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, और ये 2 बेगमात थीं। इनमें बांग्लादेश की सियासत जो है बस यही उसको लीड करती थी, एक अपोजिशन में, एक गवर्नमेंट में। तो बहरहाल ये हसीना वाजिद 5 साल के लिए बरसर इक़्तिदार आई, फिर उसके बाद खालदा ज़िया की हुकूमत कायम हुई, फिर हसीना वाजिद जो बरसर इक़्तिदार आई हैं तो 15 साल उन्होंने हुकूमत की है, और फिर जुल्म का उन्होंने बाज़ार गर्म कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के दौर में उतनी सख्ती नहीं की गई, और जो अपने मुखालफिन थे उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ नहीं की गई जो हसीना वाजिद के दौर में की गई। शाबी साहब, फिर ये क्यों कहा जाता है, यानी ये भी कहा जाता है कि उनके दौर में तरक्की हुई, बांग्लादेश जो है वो तो अब जो अपनी जगह हुई होगी, लेकिन ये फिर एक जमहूरियत पसंद, यानी कि एक ये कह लें कि वजीर आजम से फिर ये एक ऑटोक्रेटिक, मतलब उसमें क्यों आमरीत में भी हो सकती है। और उस वक्त जो बांग्लादेश जो है उसको, उसका शुमार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, यानी गरीब मुल्कों में होने लगा, और उसको बाज़ रायतें मिली बैनुल अक़वामी तौर पर। उसकी जो बरामदात थी उन पे यानी वो ड्यूटी कम होती थी, तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो थी उसने एक
तवानाई उसमें आई, ठीक है, ग्रोथ रेट वो 8% तक यानी कि गया। ले गए। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर बजाय इसके कि जब वो अपने मुखालफिन के साथ जमहूरी रवैया अपनाती, उनको तस्लीम करती, अपोजिशन को काम करने का मौका देती, उन्होंने एक तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और कार्रवाइयाँ कैसे शुरू की? एक लोग जो गायब होने लगे, मिसिंग पर्सन, और एक फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी उसने खुफिया हिरासती मराकज़ कायम कर लिए। अच्छा। जहाँ लोगों को रखा जाता था और उठाया जाता था। अभी भी ये जो बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है उसने जो गुमशुदगियाँ हैं उनका पता चलाने के लिए, जबरी गुमशुदगियाँ, एक जो कमीशन कायम किया था, तो उसने कहा है कि 330 अफराद कम अज़ कम ऐसे हैं जो उस ज़माने में गुम किए गए और उनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो जिंदा नहीं है, उनको मौत के घाट उतारा जा चुका है। ठीक है, लेकिन पता तो चले ना कि क्या। और इसमें 700 से ज़ायद, इन 2009 से लेके 2024 तक 700 अफराद जो थे वो गायब किए गए। ऐसे गायब किए गए कि जिनकी रिपोर्टें भी, यानी बाकायदा खबरें आई, ये रिपोर्टें दर्ज कराई गई, लेकिन वो जो है, ये जो मामला था, कई लोग उनको आप समंदर में गर्क कर दिया गया, कईयों को कई नामालूम मुकामात पर मौत के घाट उतार दिया गया, कई तबई मौत मर गए। तो फिर ये जो इस कदर जुल्म है, ये तो, और बर्बरियत है, इसकी तो मिसाल नहीं। और अभी जो पता चला जा रहा है, तो जो कमीशन कायम किया उसने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि 1000 के लगभग अफराद ऐसे हैं जो इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है। ये बांग्लादेश से लोगों को गिरफ्तार करके इंडिया के हवाले कर दिया गया और वहाँ जेलों में उनको डाल दिया गया। ठीक है। तो ये जो इस तरह, और फिर उसके बाद जिस तरह लोगों को फांसियों पर लटकाया गया और तवील कैद की सजाएं दी गई, उसने, और यही जो अदालत उन्होंने कायम की थी, अब यही अदालत जो है अब उन पर मुकदमा चला रही है। उसके जज अगरचे बदले जा चुके हैं, सही, लेकिन कानून तो वही है। और उस वक्त पूरी दुनिया कह रही थी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे और बगैर एविडेंस के लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। 1971 के जो वाकयात हैं, जज का न कोई गवाह है, ना कोई उस तरह का मुद्दई मौजूद है और ना उस तरह का कोई गवाह यानी मौजूद है, तो वो उस पे लोगों को सजाएं देती चली गई। ठीक है।